तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 हम पढ़ रहे थे उसका जो चैप्टर नंबर 3 है। अपना दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, 50 धाराएं पूरी हो गई। आज हम जो है वो 51 से 66 तक की जो धाराएं हैं उनको यहाँ पे रीड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि आपको जो मैच करवाया जाएगा तो ऐसे भी करवाया जा सकता है कि जो अध्याय 3 है वो किससे संबंधित है। तो अध्याय 3 आपका कार्य संचालन बैठक और वार्ड समिति। कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित नाम है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे हम धारा 51। कौन सी धारा देखेंगे? 51 से 66 तक है अध्याय 3 में। सारा चैप्टर भी हम आज आधे घंटे में क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला है 51 है नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। 51 की हेडिंग क्या है? नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। भाई नगर पालिका की कितने समय में होंगी, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, क्या चीजें, सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो दो तीन चीजें इसमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि पहले तो बैठक जो होगी वो आपकी होगी 60 दिन में एक, यानी 2 माह के अंदर जो है एक बैठक का प्रावधान है अपने 2009 के एक्ट के अंदर। अब वो हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए, नहीं हो या ज्यादा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक्ट में प्रावधान कितना है? तो भाई एक्ट में धारा 51 कहती है कि 60 दिन के भीतर जो है वो एक बैठक होगी, यानी एक वर्ष में टोटल कितनी बैठकें हो जाएंगी? 6 बैठकें हो जाएंगी। पहली चीज तो 51(1) में ये लिखा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं ऐसी स्थिति हो गई कि कोई ऐसा काम आ गया कि हाथों हाथ बैठक बुलाना जरूरी है, तो क्या होगा? तो फिर 51(2) में ये चीज इन्होंने लिखी है। 51(2) में क्या लिखा है कि भाई 1/3 सदस्य नगर पालिका के जो निर्वाचित और मनोनीत 1/3 सदस्य है ना, वो अध्यक्ष को लिखित में देंगे। अध्यक्ष को लिखित में देंगे, क्या चीज देंगे? अध्यक्ष को ये कहेंगे भाई एक ऐसा अर्जेंट काम आ गया है जो तुरंत बैठक की आवश्यकता है, तो इमरजेंसी बैठक जो है, इमरजेंसी मीटिंग वो बुला सकते हैं। तो किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे 1/3 सदस्य। और अध्यक्ष जो है वो 7 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलवाएगा। तो प्रश्न यहाँ पे यह आएगा कि विशेष बैठक बुलाने का प्रावधान किस धारा में है? तो 51 में है। किसकी? नगर पालिका की, ठीक है, 51 में है। और कितने दिन में बुलाएगा भाई? 7 दिन में जो है वो अध्यक्ष जो है वो विशेष बैठक आपके बुलाएगा। लेकिन मान लीजिए अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी नहीं है, मनमोजी है, उसने मना कर दिया, नहीं बुलाई, तो क्या होगा? तो फिर उसके बाद में सेकंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो आपकी आएगी, यानी ईओ की आएगी, अधिशासी अधिकारी या नगरपालिका अधिकारी जो है उनकी आएगी। तो क्या होगा भाई उसमें? तो अगर ये 7 दिन में नहीं बुलाता है तो जिस दिन इसके 7 दिन समाप्त हो गए, जिस दिन 7 दिन क्या हो गए समाप्त, उस दिन से लेकर 10 दिन के भीतर जो है वो कौन बुलाएगा? नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो बैठक बुलाएगा। तो ये कहाँ लिखा है? तो ये धारा 3 में लिखा है कि यदि अध्यक्ष 7 दिन में बैठक बुलाने में विफल रहता है, अध्यक्ष 7 दिन में बैठक नहीं बुला पाता, तो क्या करेंगे? तो उस दिन के 10 दिन के बाद में जो है वो बैठक बुलाएगा। और ये 10 दिन कहाँ से शुरू होंगे? ये 10 दिन आपके ये 7 पूरे होने के बाद में होंगे। आपने पहले ही दिन से 10 कर लिया तो हो सकता है 7 दिन के अंदर ये भी बुला ले, ठीक है। तो 3 धाराएं अपने इसमें हमने देखने को मिली। 51 में बैठकों के बारे में बैठकों के बारे में उपबंध है, बैठकों के बारे में 51 में उपबंध है। हमें यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखनी है। पहला 60 दिन 2 माह है और 6 बैठक, ठीक है। मतलब पहले में ये लिखी थी 60 दिन 2 माह और 6 बैठक, और दूसरे में थी क्या थी? विशेष बैठक। क्या था? विशेष बैठक। और तीसरे में भी क्या थी? विशेष बैठक। अब देखो आपको यहाँ पे 51 पूरी याद हो जानी चाहिए, 1 2 3 पूरी तीनों की तीनों याद हो जानी चाहिए। कैसे भाई? पहले में क्या था कि 60 दिन में बैठक बुलाएगा, कितनी? 1। और 2 माह में 1 होगी तो 1 साल में कितनी बैठकें होंगी?
6 होंगी, 51 1 कहता है। 51 2 कहता है विशेष बैठक का प्रावधान है 1/3 सदस्य लिख के देंगे किसको, अध्यक्ष को। 1/3 सदस्य किसको लिख के देंगे, अध्यक्ष को। और अध्यक्ष जो है वो कितने दिन में बैठक बुलाएगा, 7 दिन में बैठक बुलाएगा। कितने दिन में बैठक बुलाएगा, 7 दिन में बैठक बुलाएगा। लेकिन अध्यक्ष जी ने मनमानी कर ली, नहीं बुलाई, तो फिर आ जाओ मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी भाई इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, ये बुलाएगा आपके कितने दिन में, 10 दिन में। कितने दिन में बुलाएगा, 10 दिन में। ये 7 पूरे होने के बाद में 10 की बात है। तो 51 धारा में 3 क्लोज थे, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगली में चलते हैं 52 नंबर में। अब 52 है व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार। भाई जो मीटिंग में जो सदस्य होंगे उनके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उनके पावर्स होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ उनके अधिकार और विशेषाधिकार और कर्तव्य जो भी है उनके, वो सारे के सारे इसमें। तो आपको धारा का नाम याद रखना है, व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार। तो क्या है देखो, सबसे पहली चीज क्या कह रहा है कि कार्य निष्पादन, उपेक्षा, धन की बर्बादी, समस्या। मतलब किसी भी कोई भी बैठक में कोई भी मेंबर जो रहेगा वो क्या करेगा, कार्य नगर पालिका के द्वारा कार्य की उपेक्षा है, धन की बर्बादी है, या क्षेत्र की कोई भी समस्या है, उस समस्या के बारे में प्रस्ताव पारित करवा सकेगा। ये सबसे मेन चीज ये है कि अध्यक्ष का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करवा सकेगा और उसके लिए क्या कर सकेगा, उसके लिए वो संकल्प पारित करवा सकेगा, प्रस्ताव पारित करवा सकेगा। ये उसका क्या होगा, ये उसका अधिकार होगा, विशेष अधिकार होगा, ठीक है। कौन करवाएगा, कोई भी सदस्य या उपाध्यक्ष किसको कहेगा, अध्यक्ष को कहेगा। और ये कहेगा भाई ये समस्या है, ये आपने किया, आप प्रस्ताव लिखो, ठीक है। तो प्रस्ताव पारित करवाने का अधिकार होगा, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, प्रश्न पूछना। भाई अध्यक्ष और सदस्य जो है, वो जो सदस्य है वो किसको पूछेंगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे अध्यक्ष को। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय बताइए आपने ये क्या किया, ठीक है। संसक्त मामलों में संकल्प पारित करवाने का अधिकार होगा, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और उससे संबंधित कोई मामला है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आपके भाई ये आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रस्ताव भी पारित करवा सकते हैं। तो पहली चीज धारा 1 में हमने पढ़ी वो क्या है कि किसी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करवा सकेंगे। दूसरी चीज क्या कहती है कि क्वेश्चन पूछ सकेंगे और उसके अलावा वहाँ उससे संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित कोई प्रस्ताव भी पारित करवा सकेंगे। तीसरा, नगर पालिका अधिकारी को नोटिस के उपरांत बिना फीस के अभिलेखों का निरीक्षण का अधिकार भी उनको है। देखो ये एक विशेषाधिकार है सदस्यों को कि अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस देंगे। और नोटिस देने के उपरांत 7 दिन के अंदर, 7 दिवस की अवधि के अंदर जो है वो इनको अभिलेखों का निरीक्षण करवाएगा। और उसमें किसी प्रकार की फीस जो है उनसे नहीं ली जाएगी, किसी प्रकार की फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। तो ये 3 चीजें जो है आपको इस धारा में मिल गई। आप शॉर्ट में से जो है वो याद रखना चाहिए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 52 में क्या थे, अधिकार थे। 52 में क्या है, अधिकार है भाई, 52 में अधिकार है। तो 52 एक तो क्या कहती है, ध्यान आकर्षण। ठीक है, 2 क्या कहती है आपकी, 2 एक में था कि ध्यान आकर्षित कर सकेंगे, 2 में क्या था, तो 2 में था कि भाई प्रश्न पूछ सकेंगे। और 3 में हमने पढ़ा अभिलेखों का निरीक्षण, क्या कर सकेंगे, अभिलेखों का निरीक्षण। बस याद रखिए इतने, अभिलेखों का निरीक्षण है। और निरीक्षण कौन कराएगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को क्या करवाएगा, अभिलेखों का निरीक्षण करवाएगा। तो 52 एक क्या कहती है, 52 पूरी क्या कहती है, व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। एक क्या कहती है आपकी, एक आपकी कहती है कि भाई कोई भी सदस्य जो है वो सदन का ध्यान आकर्षित कर सकेगा किसी भी समस्या, धन की बर्बादी, कार्य की उपेक्षा से संबंधित। दूसरी आपकी कहती है कि भाई अध्यक्ष को प्रश्न पूछ सकेगा और संसक्त मामले में प्रस्ताव पारित करवा सकेगा। तीसरी धारा आपकी कहती है कि बिना फीस दिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नोटिस देके और वो सदस्य जो है वो अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे। तो ये चीज जो है वो हो गई आपके क्लियर, धारा 52। अब तक चलते हैं 53 में। अब 53 देखो क्या है,
अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मतलब उनको हटाने की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? उनको हटाने की बात हो रही है। तो जब उनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाएगा उसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया है वो किसमें लिखी है? धारा 53 में। और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ, उसकी यहाँ प्रक्रिया है। तो देखो सबसे पहले तो कब तक नहीं लाया जाएगा, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है भाई, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि 1 जनवरी को कोई अध्यक्ष बना, ठीक है, और 5 जनवरी को आप प्रस्ताव लेके आ गए भाई ये तो सही आदमी नहीं है। 5 जनवरी को आप क्या किया? प्रस्ताव लेके आ गए, तो सरकार ने देखा कि यार उसको काम करने का समय नहीं दिया गया, तुम प्रस्ताव लेके आ गए। तो इसलिए सरकार ने जो है वो प्रावधान किया है। क्या प्रावधान किया है कि किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ जो प्रस्ताव है वो 2 वर्ष बाद ही होगा, यानी उसके निर्वाचन के 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। मान लीजिए कि वो उपनिर्वाचन हुआ है, कोई कारण से मृत्यु वगैरह किसी कारण से पदत्याग हुआ था और उपनिर्वाचन हुआ है, तो उपनिर्वाचन की आधी अवधि समाप्त होने के बाद में ही प्रस्ताव लाया जाएगा। ये दोनों फैक्ट याद रखने अपने को। क्या है कि भाई सबसे पहले क्या है कि कोई भी प्रस्ताव जो है वो कब ग्रहण किया जाएगा? 2 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद में, 2 साल पहले नहीं ला सकते। और अगर उपचुनाव हुआ है तो उपचुनाव के बाद में जो समय अवधि बची है, जैसे मान लीजिए उपचुनाव के बाद में आपके 2 साल बचे हैं, तो 2 साल ही बचे थे, तो 2 साल बचे तो अब क्या 2 वर्ष इंतजार करोगे? तब तक तो वो वैसे ही हट जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इस 2 साल की आधी अवधि यानी 1 वर्ष बाद लाया जा सकेगा। ये एग्जाम्पल है, मैं यहाँ 1 वर्ष फैक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 53 जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करती है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उसकी निर्वाचन से 2 वर्ष या मध्यावधि चुनाव हुए हैं तो उसकी आधी अवधि समाप्त होने के बाद ही लाया जा सकेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। अब ये कैसे लाया जाएगा? ये जो आपके जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया कैसे जाएगा उसका मैं आपको एक बार अलग से बता देता हूँ। धारा 53 कहती है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव धारा 53 में क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। तो जी कैसे लाया जाएगा? सबसे पहली चीज तो यह है कि 2 वर्ष, हमने पहले बात कर ली, 2 वर्ष कहां से? निर्वाचन से। निर्वाचन के कितने? 2 वर्ष या मध्यावधि चुनाव अगर हुए हैं तो उसकी आधी अवधि के बाद लाया जाएगा। पहली चीज तो हमने यही क्लियर कर ली कि या तो निर्वाचन के 2 वर्ष बाद में या उसकी आधी अवधि के बाद में लाया जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हम करते हैं कि भाई ये कैसे लाया जाएगा? तो जो नगर पालिका है उसके 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य हैं, वो क्या करेंगे? 2/3 सदस्य लिखित में देंगे किसको? जिला कलेक्टर को। किसको देंगे? जिला कलेक्टर को। ये ध्यान रखना आपको कि इसके 2/3 सदस्य जो है वो लिखित में जिला कलेक्टर को देंगे और इसके खिलाफ अविश्वास जो है वो रखेंगे कि हमने ऐसे विश्वास इसके खिलाफ रखते हैं। अब जिला कलेक्टर महोदय क्या करेंगे? 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे। 30 दिन में क्या बुलाएंगे? बैठक बुलाएंगे। 30 दिन में क्या बुलाएंगे? बैठक बुलाएंगे जिला कलेक्टर महोदय, ठीक है। ये ध्यान रखना तारीख ये जिस दिन आपको नोटिस दिया है जिला कलेक्टर को, जो लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, उस अभ्यावेदन के 30 दिन के अंदर वो क्या बुलाएंगे? मीटिंग बुलाएंगे। और ये मीटिंग किसकी होगी? ये नगर पालिका की, यानी जिस संस्था को के अध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है उसकी मीटिंग होगी, ठीक है। उसमें या तो जिला कलेक्टर खुद उपस्थित होंगे या जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उसमें उपस्थित होगा, ठीक है। ये बात होगी। अब 30 दिन बाद में ये मीटिंग होगी। अगर इस मीटिंग में प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर इस मीटिंग में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर भाई उसी दिन से आपके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके खिलाफ लाया गया वो हटा हुआ समझा जाएगा, वो पद रिक्त समझा जाएगा, ठीक है। तो आपको बस बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है।
ये तो हो गया आपका अविश्वास प्रस्ताव। एक चीज होती है आपकी वापस बुलाना, वापस बुलाना, ठीक है, इसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल, ठीक है, एक होती है राइट टू रिकॉल। अब राइट टू रिकॉल में क्या होता है कि राइट टू रिकॉल जो है वो संपूर्ण पदावधि में, संपूर्ण पदावधि में एक बार। भाई राइट टू रिकॉल जो है वो पूरी पदावधि में कितनी बार बुलाया जा सकेगा? सिर्फ एक बार बुलाया जा सकेगा। और ये कितनी बार बुलाया जा सकेगा? ये जो अभी हमने देखा ये अविश्वास प्रस्ताव बढ़ा तो 2 साल बाद में या अवधि आधी रही उसके बाद में बुलाया जा सकता है। एक बार बुला लिया उसमें पास नहीं हुआ तो जो बैठक में हुई, जैसे यहाँ जो बैठक हुई ना, उस बैठक के 2 साल बाद तक फिर नहीं बुलाया जा सकता। मतलब कितनी भी बार ला सकते हैं लेकिन 2-2 साल का उनमें क्या रहेगा? गैप रहेगा। यहाँ एक बार बुला लिया, इसमें पास नहीं हुआ, मान लो कि वो फेल हो गया, वो अध्यक्ष जो है वो जीत गया, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये 3/4 से पास होना जरूरी है, 3/4 से पास होना जरूरी है। अगर 1/4 मेंबर अध्यक्ष के पक्ष में चले गए तो ये खारिज हो गया, तो खारिज होने के 2 वर्ष बाद तक नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वापस बुलाना, जो राइट टू रिकॉल है, ये 2017 से शुरू किया गया। सबसे पहले ध्यान रखना है 2017 से लागू किया गया, ठीक है। और इसके तहत जो है वो पूरे जीवन में पूरी जो पदावधि होगी उसकी, उस पूरी पदावधि में सिर्फ एक ही बार उसको बुलाया जाएगा। तो राइट, नेक्स्ट में देखो, अब एक बार बुलाया जाएगा। अब यहाँ भी क्या है, यहाँ भी वो किसको लिख के देंगे? लिखित में देंगे। और लिखित में देने के लिए तो एक ही अधिकारी है और वो कौन है? जिला कलेक्टर। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है, किसको देंगे? जिला कलेक्टर को देंगे। अब वहां जिला कलेक्टर कितने दिन में मीटिंग बुला रहा था? 30 दिन में। यहाँ क्या करेगा? 14 दिन में मीटिंग बुलाएगा। और बैठक बुलाने से पहले वो संबंधित अध्यक्ष का पक्ष भी सुनेगा, ठीक है। 14 दिन में बैठक बुलाएगा और अगर इस बैठक में प्रस्ताव पारित हो जाता है, इस बैठक में क्या हो गया? आपके प्रस्ताव हो गया आपके पारित, ठीक है। तो पारित होते ही वहां तो अविश्वास में तो क्या था कि वो हट गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, जिला कलेक्टर जो है वो राज्य सरकार को भेजेंगे, राज्य सरकार को भेजेंगे और राज्य सरकार जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। राज्य सरकार किसको भेजेगी? राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। और राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? भाई उसमें चुनाव कराएगा। जैसे नॉर्मल चुनाव होते हैं ना, वैसे वापस बुलाने के लिए भी क्या करवाएगा? चुनाव कराएगा। वापस बुलाने के लिए भी क्या कराएगा? चुनाव कराएगा। और ये चुनाव जो है अगर वो संबंधित सदस्य हार जाता है तो फिर उसको घर भेज दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। राजस्थान में एक बार ये हुआ है, राइट टू रिकॉल जो है वो एक बार हुआ है। जिसको भी पता है कमेंट्स करके बताएं कि किस जगह पे हुआ है, ठीक है। जिसको भी पता है कमेंट्स करके बताएं कि राजस्थान में राइट टू रिकॉल का जो यूज है वो किस स्थान पे हुआ है, ये आप जरूर बताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। ये हो गई थी अपनी धारा कौन सी? 53। धारा हो गई अपनी 53, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ? सदस्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ। तो 51, 52 और 53 तीन धाराएं होगी अपनी। अब हम बात करेंगे धारा 54 की। 54 में क्या है? वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति का गठन, सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, वार्ड समिति कब गठित की जाएगी? यदि उस नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है तो वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो पहली शर्त तो यही होगी 54 में। दूसरी क्या है? भाई ये जो वार्ड समितियां गठित होंगी उसमें कौन कौन शामिल होंगे? जो वार्ड समिति गठित की जाएगी उसके मेंबर कौन कौन होंगे? तो पहली चीज यहाँ पे बता रहा है कि वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य। जिस वार्ड से वार्ड समिति गठित हो रही है, 1 वार्ड है, 2 वार्ड है, 10 वार्ड है, तो जितने वार्ड है उस वार्ड समिति में उसके प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य बाहर नहीं रहेंगे, वो तो उसके सदस्य
जरूरी होंगे, ठीक है। उसके बाद में 5 से अधिक विशेष ज्ञान रखने वाले ऐसे सदस्य जिनकी आयु 25 या 25 वर्ष से अधिक हो, इनको नाम निर्दिष्ट कर सकेगी नगर पालिका। भाई सबसे पहले तो हो गया अपना कौन, मेंबर हो गया। दूसरा 5 या 5 से अधिक यानी 5 से कम रखने हैं। 5 से कम ऐसे लोग होंगे जो 25 या 25 साल की आयु के हैं और विशेष ज्ञान रखते हैं नगर पालिका क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। उनको नाम निर्दिष्ट कर दी जाएगी नगर पालिका द्वारा। तो 2 हो गए। फिर उसके बाद में एक वार्ड है, अगर मान लीजिए उस नगर पालिका में उस वार्ड समिति का जो एरिया है उसमें एक ही वार्ड है, तो उस वार्ड का जो सदस्य होगा वो इस समिति का क्या हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। उस वार्ड का सदस्य उस समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा वार्ड है तो हर एक साल में जो है वो चयन होगा। तो प्रथम बैठक वह हर वर्ष उसी माह में वार्ड के सदस्यों से अध्यक्ष का चयन होगा। अगर एक ही है तो वही अध्यक्ष हो गया। अगर एक से ज्यादा है तो पहली बैठक में अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और उसी वर्ष अगली वर्ष मतलब उसी माह में, जैसे मान लो जनवरी 24 में किया, जैसे जनवरी 24 में किया तो अगली बार भी कब करेंगे, जनवरी 24 में ही करेंगे। ये नहीं कि दिसंबर और फरवरी में कर लिया। तो याद रखना है कि अध्यक्ष कौन होगा, अगर उसका मेंबर एक ही है तो वो हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा है तो फिर जो है वो पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसी अगले वर्ष उसी माह की प्रथम बैठक में जो होगी ना उसके अंदर अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो इट मीन्स अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होगा, 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा। दूसरी चीज, पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार अध्यक्ष बन गया दोबारा लड़ नहीं सकता, बिल्कुल फिर से अध्यक्ष बनने के लिए वो पात्र होगा, फिर से चुनाव हो सकते हैं। अध्यक्ष व सदस्य न रहने पर पद त्याग देगा। भैया कोई अध्यक्ष ऐसा है जो नगर पालिका का सदस्य था और उसको अध्यक्ष बनाया गया था, अब वो नगर पालिका का सदस्य ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, इस अध्यक्ष के पद को भी छोड़ देगा, ये भी उसके क्रॉस लग जाएगा। मतलब इस समिति में बने रहने के लिए आवश्यक है कि वो मेंबर नगर पालिका का मेंबर बना रहे। अगर वो नहीं रहता है तो वहां से भी उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये जो वार्ड समिति होगी उसकी अवधि कितनी होगी, इसकी अवधि कितनी होगी, तो एक शब्द लिखा है नगर पालिका की सह विस्तारी, यानी जितने समय तक नगर पालिका रहेगी। अब यहाँ 5 साल क्यों नहीं लिखा, 5 वर्ष क्यों नहीं लिखा, भाई 5 वर्ष इसलिए नहीं लिखा कि जरूरी थोड़ी है नगर पालिका 5 साल रहे, नगर पालिका 3 साल भी रह सकती है, विघटन हो सकता है। तो इन्होंने लिखा कि नगर पालिका की सह विस्तारी होगी। नगर पालिका अगर 2 साल रहती है तो 2 साल रहेगी और 5 साल रहती है तो 5 साल रहेगी, ठीक है। और गणपूर्ति की अगर बात करें तो अध्यक्ष सहित 3 सदस्य जो है वो इस मीटिंग में होने चाहिए। गणपूर्ति कितनी है, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। तो ये थी अपनी क्या, वार्ड समिति। बेसिक से हम बात करें तो बेसिक से अगर हम इसकी बात करें 54 की, तो 54 में क्या है भाई, वार्ड समिति। चलो जी, वार्ड समिति होगी 54 में। कहाँ गठित होगी वार्ड समिति, तो जहाँ पे 3 लाख प्लस जनसंख्या है वहाँ गठित हो जाएगी। मेंबर इसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो इसके जो सदस्य की हम बात करें कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले जो नगर पालिका के जो उस वार्ड के सदस्य है वो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात हमने की कि 5 लोग जो है 5 या 5 से अधिक, 5 से अनधिक यानी 5 से कम सदस्य ऐसे लोग होंगे जिनके 25 प्लस के होंगे और विशेष ज्ञान रखते हैं, उनको क्या किया जाएगा, नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। अध्यक्ष जो है इसका कौन होगा, अध्यक्ष के लिए अगर हमने बात करी तो भाई इसका अध्यक्ष ये जो सदस्य है, अगर एक ही वार्ड है उस वार्ड समिति में तो उसका अध्यक्ष, उसका सदस्य उसका अध्यक्ष हो जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा है तो क्या होगा, हर वर्ष उसके लिए चुनाव होंगे और उसी माह में होंगे, पहली बैठक में होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने अगली चीज इसमें देखी कि ये पुनर्निर्वाचन के पात्र भी होंगे, वापस भी इनका निर्वाचन हो सकता है। ऐसा नहीं एक बार अध्यक्ष बन गया दोबारा नहीं बन सकता, बढ़ सकता है, बिल्कुल 10 बार बढ़ सकता है। फिर उसकी बात करी हमने अवधि की कि नगर पालिका की अवधि, तो उसके क्या हमने क्या शब्द पढ़ा, सह विस्तारी। नगर पालिका की अवधि की सह विस्तारी, हम इसको चेंज भी कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके वहाँ परीक्षा में जो है ना ऐसे ही शब्दों का यूज किया जाएगा, जो एक्ट के जो शब्द है उनका यूज किया जाएगा। तो इसकी अवधि क्या होगी, नगर पालिका की सह विस्तारी होगी। तो बेसिक सी बातें थी 54 नंबर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं 55,
देखो ये तो क्या थी, वार्ड समिति, ये तो क्या थी, वार्ड समिति। और 55 में है कार्यपालक समिति, समितियां कार्यपालक समितियां, ठीक है। 55 में क्या है कि कार्यपालक समिति का प्रावधान है। तो भाई कौन कौन होगा उस कार्यपालक समिति, किस किस से बनेगी, ये यहाँ पे पहले तो ये देख लो आप। कार्यपालक समिति वो तो हमने वार्ड समिति पढ़ी थी 54 में। तो अब 55 में कार्यपालक समिति है तो वो किस किस से बनेगी भाई, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, ठीक है। तीन तो ये हो गए, एक तो अध्यक्ष हो जाएगा नगर पालिका का, एक उपाध्यक्ष हो जाएगा और एक विपक्ष का नेता, तीन आदमी तो ये हो गए। अब नगर निगम और नगर परिषद, यहाँ पे देखो नगर निगम और नगर परिषद के मामले में 7 मेंबर होंगे, वहां के जो निर्वाचित 7 सदस्य इसमें होंगे और इसमें 2 महिलाएं आवश्यक होंगी। आई समझ में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता, 3 तो फिक्स हो गए। फिर नगर निगम और नगर परिषद में हो रहा है तो कम से कम 7 निर्वाचित सदस्य, और ये जो 7 होंगे इसमें से 2 महिलाएं भी होनी जरूरी है। और नगर पालिका बोर्ड की अगर हम बात करें तो 5 निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। आई बात समझ में। इन सबको मिलाकर क्या बनेगी, इन सबको मिलाकर कार्यपालक समिति बनेगी, इन सबको मिलाकर कार्यपालक समिति बनेगी, ठीक है। आगे 6 में क्या कह रहा है कि उपधारा 3 के तहत गठित समितियों के अध्यक्ष, भाई आगे क्या है कि जो उपधारा 3 होगी ना, नीचे हम जाएंगे तब एक समितियां भी बनेंगी, तो उन समितियों के जो अध्यक्ष होंगे ना, ये तो हम बात कर रहे हैं कार्यपालक समिति की, ठीक है। अब और समितियां गठित होंगी, आगे हम बात करेंगे। तो उन समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इस कार्यपालक समिति के मेंबर होंगे, ठीक है। इसका पदेन सचिव जो है, इसका पदेन सचिव कौन होगा, तो इसका पदेन सचिव होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसका क्या हो जाएगा, पदेन सचिव हो जाएगा। फिर ये बात हो गई यहाँ तक पूरी आपकी, किस चीज की, कार्यपालक समिति की। कार्यपालक समिति की आपकी बात यहाँ पे होगी पूरी। एक बार देखो इसको शॉर्ट में देखते हैं। कार्यपालक समिति, देखो कार्यपालक समिति में क्या हो गया आपके भाई, कार्यपालक समिति का प्रावधान तो किसमें है, 55 में है, धारा 55 में है। तो इसके सदस्य की हमने बात करी, तो सदस्य कौन कौन होंगे, तो सदस्य सबसे पहले तो हमने कहा भाई अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष, उसके बाद में उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता, और विपक्ष का नेता, भाई 3 तो ये होने ही होने, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। फिर अगर ये कार्यपालक समिति किसमें गठित हो रही है, नगर परिषद में, अगर ये कमेटी नगर परिषद या नगर निगम में गठित हो रही है, नगर परिषद या नगर निगम में गठित हो रही है, तो भाई इस मामले में क्या होगा कि 7 निर्वाचित सदस्य, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उन निर्वाचित सदस्यों में से कितने, 7 लोग, उन निर्वाचित सदस्यों में से 7 लोगों का चयन किया जाएगा। 7 लोग इसके मेंबर होंगे नगर परिषद और नगर निगम के मामले में, ठीक है। और इन 7 में से 2 क्या होंगी, महिलाएं होंगी, 2 क्या होंगी, महिलाएं होंगी, ठीक है, 2 महिलाएं होंगी। अब अगर ये समिति किसमें गठित की जा रही है, नगर पालिका बोर्ड में, नगर पालिका बोर्ड में गठित की जा रही है। अगर नगर पालिका बोर्ड में गठित की जा रही है तो मेंबर कितने होंगे, 5 निर्वाचित सदस्य। बस हो गया क्लियर। नगर निगम नगर परिषद में 7 हो गए, इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा भाई, वो क्या, तो वो ये करना पड़ेगा कि ये जो नगर पालिका की आपकी जो समिति बन रही है ना, इसकी कार्रवाई लिखने के लिए तो आदमी चाहिए, तो वो कौन होता है, पदेन सचिव। पदेन सचिव कौन होगा, तो भाई इसका पदेन सचिव होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। बस ये हो गई आपकी कार्यपालक समिति, ठीक है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ये हो गई आपकी कार्यपालक समिति, ठीक है। अब ये तो बेसिक सी चीजें होगी। अब इसमें एक चीज और शामिल करनी पड़ेगी, वो कौन सी शामिल करनी पड़ेगी, तो इसमें लिखा है कि धारा 55(3)
धारा 55(3) के तहत गठित समितियों के अध्यक्ष, गठित समितियों के अध्यक्ष। बस ये भी इनके क्या होंगे, ये भी सदस्य होंगे, ये भी सदस्य होंगे। तो बस हो गई भाई, ये भी सदस्य होंगे। तो 3 प्रकार के सदस्य हो गए, ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, और ये जो धारा 55(3) के तहत जो समितियां गठित करेंगे हम आगे, उनके जो मेंबर होंगे ना, वो भी इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो कार्यपालक समिति सबसे मोस्ट है, कार्यपालक समिति सबसे मोस्ट है, सारा काम यही करती है। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना, ये जो अपना जो पूरा ये जो पीपीटी है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको कार्यपालक समिति की सारी चीजें मिल जाएगी, इसके अलावा कार्यपालक समिति में कुछ नहीं है। तो इसको आप विशेष तौर से देखें, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अब कार्यपालक समिति की तो हमने बात कर ली, अब हम उन समितियों की बात करते हैं, ठीक है। आगे जो समितियां गठित की जाएगी उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। ये जो समितियां गठित की जाएंगी उनमें 10 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, 10 सदस्य अधिकतम उसमें हो सकते हैं। फिर कह रहा है कौन कौन सी समिति, जैसे एक तो वित्त समिति गठित की जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। अब देखो स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति होगी, वो किस तरह से गठित होगी, उसके लिए उन्होंने क्या, भाई मेंबर की तो हमने बात कर ली थी कि 10 से कम रहेंगे, मेंबर की तो हमने बात कर ली कि जो सभी समितियां होंगी उनमें 10 से कम मेंबर रहेंगे। लेकिन कितनी समितियां गठित करनी है वो निर्धारण कैसे होगा। तो अगर नगर पालिका में वहां 50 वार्ड है तो एक समिति गठित होगी, अगर 75 वार्ड है तो 2 समिति गठित होगी, और अगर 75 से ज्यादा है तो 3 समिति गठित होगी, चाहे 500 वार्ड हो। यानी अधिकतम कितनी हो सकती है, 3, और न्यूनतम 50 तक है वार्ड तो कितनी होगी, 1। आए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता से संबंधित कार्य करेगी, 10 से कम सदस्य होंगे, 50 तक है तो 1, 75 तक है तो 2, और 75 से ज्यादा है तो कितनी होगी, 3 समितियां होंगी, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरी आती है भवनों एवं रोशनी समिति, अलग अलग समितियां हैं, ये इतनी मोस्ट नहीं है। उसके बाद में भवन अनुज्ञा एवं संकल्प समिति, जो भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा परमिशन देते हैं ना, वो समिति इसके अंदर शामिल है। गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम उपविधि समिति। तो अलग अलग प्रकार की जो है वो काफी कुछ समितियां इसमें होंगी। आपको बेसिक से ध्यान ये रखना है कि 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, और संख्या कितनी होगी, तो संख्या ये नियम सब पे लागू होगा, ये नियम सब पे लागू होगा। 50 तक 1, 50 से 75 तक 2, और 75 से ज्यादा है तो फिर 3 समितियां अधिकतम हो सकती है, ठीक है। जैसे अपराधों का समन्वय समझौता समिति, ठीक है, इस तरह से। नगर निगम से 8, नगर परिषद से 6, और नगर पालिका बोर्ड से 4। भाई ये जो समितियां होंगी उनमें सदस्य भी इन्होंने अलग अलग दे रखा है। निर्वाचित सदस्यों की यहाँ पे बात कर रहा है, तो निर्वाचित सदस्यों में क्या है कि नगर निगम में तो ये जो समितियां गठित की जाएंगी उनमें 8 सदस्य होंगे। आगे पहले 10 तो कहा था, 10 से अधिक, अब उसको भी उन्होंने डिफाइन कर दिया, क्या कि नगर निगम में समिति गठित की जाती है तो मेंबर कितने होंगे, 8 होंगे। नगर परिषद में की जाती है तो मेंबर कितने होंगे, 6 होंगे। और नगर पालिका बोर्ड में की जाती है तो मेंबर कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये संख्या भी याद रखनी है। और इसके अनुसार लिखा है कि इससे अधिक सदस्यों से आवश्यकता अनुसार समिति गठित कर सकेगी, जहाँ जरूरत होगी वहाँ, आवश्यकता नहीं है तो समिति गठित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ जितनी जरूरत है उतनी समितियां ये गठित करेगी, ये संख्या ध्यान रखनी है। ये संख्या मोस्ट है कि जो समितियां गठित की जाएंगी, पहली चीज अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि 10 से अधिक सदस्य तो भी सही है। अगर आपको डिफाइन करके दे देता है कि भाई नगर निगम में के मामले में 8 होगी, नगर परिषद के मामले में 6 होगी, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में 4 लोग जो है इसमें शामिल होंगे, और आवश्यकता अनुसार समिति का गठन किया जा सकेगा। बस ये सीधी सी बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि भाई ये समितियां जो है, हमने बता दिया ऐसे समिति होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। अब ये समितियां जो होंगी वो गठित कितने समय में करेंगी। नगर पालिका गठन को 3 साल बीत गए और उन्होंने गठन किया ही नहीं, तो क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बस 90 दिन के अंदर नगर पालिका जो है वो इसका गठन करेगी। 90 दिन तो किसको पावर है, नगर पालिका को पावर है। 90 दिन में वो इन समितियों का गठन कर लेगी।
अगर 90 दिन में समितियों को गठन नहीं कर पाई तो फिर राज्य सरकार करेगी। तो फिर राज्य सरकार करेगी। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो नाम निर्दिष्ट सदस्य है, ना सिर्फ निर्वाचित, जो नाम निर्दिष्ट सदस्य है वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं, वो भी इसमें निर्वाचित की मनोनीत किए जा सकते हैं, ऐसा कोई वो बंधन नहीं है। तो 3 चीजें आपको याद रखनी इस स्लाइड से। पहली चीज कि जो समितियां गठित की जाएंगी वो उसमें अगर नगर निगम है तो उसमें 8 सदस्य होंगे, नगर परिषद है तो उसमें 6 सदस्य होंगे और नगर पालिका बोर्ड में 4 सदस्य होंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि 90 दिन के अंदर जो है वो गठित करनी पड़ेगी। अगर नगर पालिका 90 दिन में गठित नहीं करती है तो राज्य सरकार को पावर है, राज्य सरकार गठित करेगी। और इसके साथ साथ इसमें जो नाम निर्दिष्ट सदस्य है ना, जो नगर पालिका के चयनित नहीं है, निर्वाचित नहीं है, उन नाम निर्दिष्ट सदस्यों को भी इसमें मनोनीत किया जा सकेगा। इन समितियों के वो भी सदस्य रह सकेंगे। तो 2 प्रकार की समितियां होगी, पहली वार्ड समिति, दूसरी हो गई कार्यपालक समिति और तीसरी अन्य समिति। 3 प्रकार की समितियां होगी। सॉरी, वार्ड समिति 54 में, 55 में थी कार्यपालक समिति और अन्य समितियां। ठीक है। आगे देखो धारा 56, सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य करेंगे। भाई ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि सदस्य है नहीं है वो आदमी भी समिति में काम करें। तो नगर पालिका को अगर ये लगता है कि विशेष ज्ञान रखने वाले कोई किसी व्यक्ति विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो वो नगर पालिका समिति में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है कि आधे सदस्यों के प्रस्ताव पर उससे वो जो समिति है उसके आधे सदस्यों का अगर प्रस्ताव रखते हैं कि किसी विशेष ज्ञान वाले सदस्य की आवश्यकता है, जैसे मान लो कोई टेक्निकल कार्य कर रहे हैं, तो टेक्निकल कार्य करें तो इंजीनियर की जरूरत है, तो वो आ कह सकते हैं कि ये फला इंजीनियर को हमें इसमें अधिकृत कर सकते हैं। ठीक है। तो आधे सदस्यों के जो है वो प्रस्ताव पर नगर पालिका की जो समितियां हैं उन समितियों में उनके जो गैर सदस्य लोग हैं, जो उनके सदस्य नहीं है, वो भी इसमें काम कर सकेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक समिति ऐसी है जिसमें जो है वो बाहर का आदमी काम नहीं करेगा और उस समिति का नाम क्या है, कार्यपालक समिति। आपको 56 कह रही है क्या कि बाहर के व्यक्ति भी काम कर लेंगे, हाँ कर लेंगे अगर आधे सदस्य कहते हैं तो, लेकिन एक समिति ऐसी है कार्यपालक समिति। इस कार्यपालक समिति के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये जो नाम आपने गिनाए ऊपर धारा 55 के अंदर वही लोग काम करेंगे, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या समिति की सदस्य संख्या की 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। एक नियम ये भी है भाई, मान लो कि आधे सदस्यों ने, कार्यपालक समिति को तो छोड़ ही दो, कार्यपालक समिति को तो छोड़ ही दो, कार्यपालक समिति में तो आना ही नहीं है, कोई नहीं आएगा। दूसरी समितियों की बात करें तो हो सकता है भाई हाँ आधे सदस्य लिख के दे तो प्रस्ताव पास करें तो ये हो जाएगा, लेकिन ये स्थिति कब बनेगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1/3 से ज्यादा जो है वो मेंबर इस तरह के नहीं आएंगे, मतलब 1/3 से ज्यादा लोग जो है वो बाहरी सदस्य नहीं होंगे। बाहर के लोग 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कार्यपालक समिति एक ऐसी है जिसमें एक भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपको जो विशेष तौर से ध्यान रखना है वो क्या है कि धारा 56 क्या कहती है कि सदस्यों से भिन्न व्यक्ति जो है वो समितियों में कब काम करेंगे। 17 है आपका, सॉरी 57 है समिति की अध्यक्ष। ठीक है। समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन होंगे, भाई कोई भी समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो उसके 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर उस समिति के अंदर नगर पालिका का अध्यक्ष है तो वो ऑटोमेटिक उसका अध्यक्ष हो जाएगा उस समिति के अंदर। 57वें समिति के अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, चाहे कार्यपालक हो चाहे कोई भी हो। ठीक है। तो उस समिति का में अगर नगर पालिका का अध्यक्ष है तो उसको ऑटो अध्यक्ष का पावर है, वो अध्यक्ष रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कभी मेंबर बन जाए। ठीक है। दूसरा चीज है कि मान लो उसमें अध्यक्ष नहीं है और उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष उसका अध्यक्ष हो जाएगा, उपाध्यक्ष उसका अध्यक्ष हो जाएगा। तीसरा है कि नगर पालिका का सदस्य यानी वार्ड समिति है और उस वार्ड का मेंबर है तो वो वहां पर उसका ऑटोमेटिक सदस्य अध्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले 2 नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक से ज्यादा वार्ड समाहित हैं तो फिर जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। उन सदस्यों में से चयन करके ये जो है समिति के अध्यक्ष बनेंगे। तो ये सीक्वेंस जो है आप याद रखें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर और उसके बाद में सदस्यों में से निर्वाचन। ठीक है। ये हो गई आपकी धारा 57।
फिर उसके बाद में है आपका 58 बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। भाई आपने मीटिंग समिति गठित कर दी, उसके अध्यक्ष मनोनीत कर दिए, उसके सदस्य मनोनीत कर दिए, तो अब यहाँ पे ये भी तो होना चाहिए कि जो बैठकें होंगी उन बैठकों में कौन कौन से जो प्रक्रिया जो क्या है वो अपनाई जाएगी, किस प्रोसीजर से उन बैठकों में जो है वो कार्य होगा। तो सबसे पहले चीज़ तो प्रक्रिया में आपको समझ दिया गया भाई इनकी भी मीटिंग कब होगी। तो ये कह रहा है कि इनकी साधारण मीटिंग जो है 2 मास में एक बार होगी। वही नगर पालिका वाली मीटिंग की बात है जो धारा 51 में अपन ने पढ़ी, भाई 2 महीने में एक बार होगी। तो ये समितियों की जो बैठक है वो भी कितने समय में होगी, धारा उसमें 2 महीने में एक बार होगी। अध्यक्ष जो है वो 15 दिन ज़्यादा अनुपस्थित रहता है। अध्यक्ष जो है अगर इसका अध्यक्ष 15 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रह जाता है तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष जो भी है वो बैठक बुला सकेगा। मान लीजिए ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उस समिति का अध्यक्ष जो है वो यहाँ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो फिर नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो बैठक बुलाने के लिए अधिकृत होगा। ठीक है। समिति के कम से कम 2 सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष को लिखित अनुरोध करेंगे तो 2 दिन में विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ये भी देखो ध्यान रखने वाली चीज है कि भाई विशेष बैठक का प्रावधान भी इसमें है। तो हाँ है, कब बुलाई जाएगी, 2 दिन में बुलाई जाएगी। और कैसे बुलाई जाएगी कि उस समिति के कम से कम 2 मेंबर जो है वो लिखित में अध्यक्ष को अनुरोध करेंगे, लिखित में नगर पालिका के अध्यक्ष को अनुरोध करेंगे, तो फिर वो बैठक जो है वो आपके बुलाई जाएगी। उसके बाद में कह रहा है गणपूर्ति, तो 1/2 यानी आधे सदस्य जो है वो गणपूर्ति में होना चाहिए। गणपूर्ति कितने से होगी, आधे सदस्यों से होगी। ठीक है। तो ये होगी आपकी धारा 58। क्या था, प्रक्रिया, इस समितियों की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो क्या चीजें देखी हमने, पहले हमने देखा 2 मास, उसके बाद में हमने देखा अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष एब्सेंट है, अध्यक्ष एब्सेंट नहीं है तो 15 दिन में नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो बैठक बुला देगा। नगर पालिका का अध्यक्ष जो है वो क्या करेगा, बैठक बुला देगा। ठीक है। उसके बाद में विशेष बैठक की बात की हमने, किस चीज की बात की भाई, विशेष बैठक। तो विशेष बैठक कब बुलाओगे, तो विशेष बैठक अगर 2 मेंबर कहते हैं, किसको कहते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष को कहते हैं 2 मेंबर कि भाई हमें विशेष बैठक चाहिए, तो वो विशेष बैठक बुलाएगा। और कितने दिन में बुलाएगा, 2 दिन में। कितने दिन में बुलाएगा, 2 दिन में बुलाएगा। और गणपूर्ति की अगर हम बात करें, कोरम की अगर हम बात करें, तो कोरम होगा 1/2। बस 4 चीजें याद रखनी है, ये वाली 4 चीजें याद रखो, आपकी धारा 58 जो है वो आपको याद हो जाएगी कि बैठकों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेक्स्ट में चलते हैं। धारा 59 क्या कहती है, समितियां नगर पालिका के अधीन होगी और अनुदेशों का अनुपालन करेंगी। देखो सबसे मोस्ट चीज है कि हेड जो है वो नगर पालिका ही है। इन्होंने जो कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा, उससे कोई लेना देना नहीं है। नगर पालिका को गलत लगा वो उसको काट सकती है। तो यहाँ 59 में है कि ये जो समितियां बनेंगी ना, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होंगी, ये क्या होंगी, ये नगर पालिका के अधीन होंगी, ये नगर पालिका के अधीन होगी। और नगर पालिका के जो निर्देश होंगे उन निर्देशों का इनको पालन करना पड़ेगा। देखिए कैसे भाई, वे का अनुमोदन, ये तो समितियां वे का अनुमोदन करेंगी, लेकिन कब कर सकती हैं, जब नगर पालिका के बजट में प्रावधान किया गया। नगर पालिका ने बजट में किसी वे का प्रावधान किया है ना, तो ये अनुमोदन कर सकती है। अगर बजट में प्रावधान नगर पालिका ने नहीं किया तो भले ये कितनी कोशिश करे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। लेखा रिपोर्ट मांग सकेगी, हाँ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मांग सकेगी ये नगर पालिकाओं से। ठीक है। और अन्य अध्यपेक्षों का अनुपालन किया जा सकेगा। और को अगर उनकी कोई इच्छा है, कोई दस्तावेज देखने की या कोई और चीज की, कोई प्रस्ताव पारित करने की, तो उसका भी जो अनुपालन वो नगर पालिका कर सकेगी, उनको ऑडिट रिपोर्ट दे सकेगी। ठीक है। समिति के संकल्प नगर पालिका के पुनरीक्षण के अधीन होगी। समिति में जो भी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे उनका निरीक्षण जो है, उनका पुनरीक्षण नगर पालिका करेगी। और नगर पालिका को अगर ये लगता है कि वो गलत है तो उन्हें संशोधित कर सकती है, निरस्त कर सकती है, खारिज कर सकती है। और कोई व्यक्ति भी जो है ना, समिति के जो संकल्प है उनकी अपील कहाँ कर सकता है, तो उनकी अपील नगर पालिका में कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या है आपका, समितियों के जो होगी वो नगर पालिका के अंडर में होंगी। भाई बिना बजट के काम नहीं करेंगी, बिना बजट के काम नहीं करेंगी, ऑडिट रिपोर्ट और अन्य अध्यक्षाएं कर सकेंगी। इनके जो संकल्प होंगे वो नगर पालिका पुनरीक्षण करेगी। और इनके संकल्पों का जो क्या कहते हैं, अपील जो है,
वो कहाँ की जा सकेगी? नगर पालिका में की जा सकेगी। 60 देखो, वार्ड समिति के सामान्य करते, वार्ड समिति के सामान्य करते। देखो पीछे हमने जो है वो पढ़ा, क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा है धारा 45। धारा 45 में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा मुख्य नगर पालिक कृत्य। मुख्य नगर पालिक कृत्य, धारा 45 में हमने क्या पढ़ा? मुख्य नगर पालिक कृत्य। भाई नगर पालिका कौन कौन से काम करेगी वो 45 में लिखा है, ठीक है। 46 में विशेषता, 47 में राज्य सरकार द्वारा समुद्देशित था, 48 में अध्यक्ष के करते थे, 49 में नगर पालिका अधिकारी के करते थे, और 50 में आपके दिया गया था चार्ज हस्तांतरण। 5 धाराएं हमने अच्छी तरह से आपको उस टाइम याद करवा दी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काम नगर पालिका करेगी वो सारे काम कौन करेगी? वार्ड समितियां करेगी। अब आप इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठ जाओगे, टाइम खोटी करने कोई मतलब नहीं है। बेसिक सी चीज है, आपको इस धारा में सिर्फ धारा पूछी जाएगी। भाई वो सफाई भी करेगी, वो पेयजल की व्यवस्था भी करेगी, वो वित्त की व्यवस्था भी करेगी, वो ऑडिट भी कराएगी, वो सारे काम करेगी, ठीक है। तो सारे काम जो है वो नगर पालिका करती है, वो सारे के सारे वार्ड समितियां भी करेंगी, ठीक है। तो वार्ड समिति के कार्य ये किस धारा में ये मायने रखता है, बशर्ते कि कौन कौन से कार्य, ठीक है। तो यहाँ आपको टाइम खोटी नहीं करना, 45 के साथ उसको कोरिलेट कर लो, 45 और 60 में दोनों इक्वल चलेंगे, ठीक है। 61 शक्तियां, कृत्य और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। भाई वार्ड समिति के समितियों के जो काम होंगे, उनकी जो शक्तियां होंगी, उनके जो कार्य होंगे, उनका जो प्रत्यायोजन, उनका जो डेलीगेशन जो है वो किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है ये यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो अध्यक्ष का पद रिक्त है, भाई अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो अध्यक्ष के कार्यों का प्रत्यायोजन किसको किया जाएगा? हमने खूब पढ़ रखा है, उपाध्यक्ष को किया जाएगा। अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो बैठक में निर्णय लिया जाएगा, बैठक में निर्णय लिया जाएगा, और सदस्यों में से किसी ना किसी आदमी का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा, और सदस्यों में से वो आदमी जो है वो यहाँ का अनुपालन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? आरक्षण का ध्यान रखो। आरक्षण का विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। कैसे? जैसे मान लो एससी का अध्यक्ष है, अध्यक्ष किसका है? एससी का अध्यक्ष है, एससी का अध्यक्ष है, और जो उपाध्यक्ष है वो किसका है? ओबीसी का है, मतलब एससी का नहीं है, अदर है। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा वो उपाध्यक्ष को नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर आरक्षण, समान आरक्षण से ये सीटें भरी जाएंगी। अगर उपाध्यक्ष समान आरक्षण का है तो उसको दे देंगे, अगर समान आरक्षण का नहीं है तो उसी वर्ग के किसी सदस्य को जो है वो इसमें सीट प्रदान की जाएगी, उसमें कार्यों का प्रत्यायोजन किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो अध्यक्ष जो है अगर एससी का है, एससी पुरुष है मान लो, या एससी महिला है, तो और उपाध्यक्ष एससी महिला नहीं है, तो क्या होगा? जो अध्यक्ष के जो कृत्यों का प्रत्यायोजन किया जाएगा वो उस सदस्यों में से किसी एससी महिला को किया जाएगा, और इसका निर्धारण कहाँ होगा? नगर पालिका की बैठक में होगा, कोई अधिकारी से कोई मतलब, ठीक है। तो आरक्षण का इसमें क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। तो 60 में हमने क्या पढ़ा? वार्ड समिति के कृत्य, वार्ड समिति के कार्य, ठीक है। और 61 में हमने क्या पढ़ा? शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, जिनका क्या किया जाएगा? प्रत्यायोजन किया जाएगा, और वो किसको किया जाएगा ये हमने पढ़ा किसमें? 61 में। अब 62 में देखो, 62 में है नगर पालिका, 62 धारा 62 क्या कहती है? नगर पालिका तथा समितियों के कार्य सदस्यों के निर्भरता के कारण दूषित नहीं होंगे। भाई ऐसा नहीं है कि सदस्य जो है, मान लीजिए कि कोई सदस्य है वो सस्पेंड हो गया, या किसी का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया, या कोई पद रिक्त हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके द्वारा किए गए कार्य भी खराब हो गए, खारिज हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है 62 में कि नगर पालिका और उसकी समितियों के सदस्यों की अगर निर्भरता हो जाती है तो उसके कारण उनके किए जो कार्य हैं वो दूषित नहीं होंगे, जब तक कोई अन्यथा प्रभावित नहीं हो, जब तक कोई आगे से ऐसा आदेश नहीं हो। तो क्या क्या है कि कोई निर्भरता किसी कार्रवाई को दूषित नहीं करेगी। किसी भी प्रकार से कोई आदमी अयोग्य हो जाता है
पहले उसने काम किया वो सारे काम वैलिड होंगे, ऐसे नहीं कि उसने जो जो काम किए सारे खारिज कर दिए। ठीक है। यदि अध्यक्ष या सदस्य के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, मान लीजिए उसने कोई गड़बड़ करी थी या और कोई कारण रहा होगा जिससे उनका निर्वाचन जो है वो कोर्ट के माध्यम से शून्य घोषित कर देगा, उनका निर्वाचन कोर्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया। आपको यहाँ याद दिला दूं मैं, आपने पढ़ी होगी 30, 31, 32, 3 धाराएं याद है, 30, 31 और 32। कोर्ट के निर्वाचन शून्य घोषित की बात आई ना, तो इसमें तो क्या था कि भाई कोर्ट जो है उसको क्या नहीं है, कोर्ट को संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, स्वतः संज्ञान नहीं लेगा, उसको तब तक चैलेंज नहीं ले किया जाएगा जब तक क्या है, कोई निर्वाचन याचिका नहीं लगी हो। ठीक है। 31 में हमने क्या किया, निर्वाचन याचिका को किया। भाई निर्वाचन याचिका क्या लगेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिलाधीश के पास लगेगी, सॉरी डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो कलेक्टर हो गए। ठीक है। और 32 में था कि इस निर्वाचन याचिका की अपील की बात करी थी हमने, निर्वाचन याचिका की अपील की बात करी थी। अपील कहाँ होगी, तो हाई कोर्ट में होगी। हमने बात करी थी 30 दिन में अपील होगी और 3 माह में निपटारा होगा, ये एक्ट में प्रावधान है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ी। तो यहाँ ये कह रहा है आपका 62 कह रहा है कि अगर किसी कारण से उनके निर्वाचन शून्य हो जाते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य दूषित नहीं होंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध मान्य नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो काम किए वो भी खारिज हो गए, ऐसा नहीं होगा। 30, 31, 32 याद रखो, साथ में जोड़ दो किसको, 62 को, 31 दूनी 62। ठीक है। रिक्ति के दौरान अन्य सदस्य ऐसे कार्य करते रहेंगे जैसे कोई रिक्ति हुई ही नहीं है। देखो मान लो किसी नगर पालिका में 50 आदमी थे और 5 पद खाली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे 45 काम नहीं करेंगे, बिल्कुल वो 45 लोग काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे जैसे कोई रिक्ति हुई नहीं है, पोस्ट खाली नहीं है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है, धारा 62 आपको कहती है कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष और जो समितियों के जो सदस्य जो भी हैं, अगर उनका वो किसी कारण से निर्हरित हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, तो उनके जो द्वारा जो काम किए गए ना वो काम खराब नहीं होंगे, काम विधि मान्य रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। उसके बाद में देखो 3 धाराएं छोटी छोटी याद रखता हूँ। 63, नगर पालिका के समस्त उपगत खर्चे नगर पालिका निधि से दायी होंगे। भाई नगर पालिका के जितने भी खर्चे होंगे ना वो सारे के सारे किससे दिए जाएंगे, नगर पालिका निधि से दिए जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे धारा 79 में नगर पालिका निधि आएगी। ठीक है। वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो नगर पालिका के समस्त उपगत खर्चे कहाँ से दिए जाएंगे, अध्यक्ष की जेब से दिए जाएंगे। ऐसा थोड़ी है अध्यक्ष बेचारा कहाँ से लाएगा, तो नगर पालिका के सारे खर्चे किससे किए जाएंगे, धारा 63 कहती है नगर पालिका निधि से किए जाएंगे। नगर पालिका निधि का प्रावधान कितना है, धारा 79 में। किसमें है, धारा 79 में। 64 कह रहा है नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा के में हित नहीं रखना। भाई नगर पालिका का कोई सदस्य है, कोई अध्यक्ष है या वहाँ का कोई पदाधिकारी या कार्मिक, किसी भी नगर पालिका से संबंधित कोई भी ठेका या संविदा किसी भी काम में हित नहीं रखेगा, अपने या अपने जो ब्लड रिलेटिव हैं उनके नाम से कोई ठेका वेका नहीं लेगा। ठीक है। ये कहाँ पे लिखा है, आपके धारा 64 में लिखा है। और 65 में ये लिखा है कि अगर कोई संविदा में हित रखता है, संविदा में हित रखता है, यानी ये 64 वाला में से कोई आदमी गड़बड़ करता है तो उस पर 5000 का से अधिक का क्या लगाया जाएगा, 500 नहीं 5000 से अधिक का क्या लगाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर मेंबर है तो कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है। तो ये हो गई भाई आपकी धारा 65। एक बार फिर से 62 से 65 देख लो। 62 में क्या थी, 62 में थी नगर पालिका के सदस्य और समितियों के सदस्यों के अगर वो निर्हरित हो जाते हैं तो उनके द्वारा किए गए कार्य दूषित नहीं होंगे। ठीक है। 63 आपकी कह रही थी कि नगर पालिका के समस्त उपगत खर्चे किसमें से दिए जाएंगे, नगर पालिका निधि में दिए जाएंगे, 79 वाली में से। ठीक है। 64 आपकी कह रही है कि नगर पालिका का कोई भी कार्मिक अधिकारी सदस्य, वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो हित नहीं रखेगा, संविदा में हित नहीं रखेगा। और 65 कह रही है कि अगर हित रखता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो कार्मिक वगैरह जो भी है
उन पे 5,000 प्लस का जुर्माना और साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, अब है 63, ये तो हो गया, आपने कर लिया। 66 क्या कह रहा है कि सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। भाई जो सदस्य उपाध्यक्ष सबके सब क्या है, वो 1860 का जो एक्ट है आईपीसी 1860 की धारा 21 के अंतर्गत, ये धारा भी याद रखें। ठीक है, आईपीसी 1860 की धारा 21 के अंतर्गत क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। इनके खिलाफ यदि किसी प्रकार का कोई कार्य होगा तो उनको 21 के तहत लोक सेवक मानते हुए जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो कौन कौन माने जाएंगे, प्रत्येक सदस्य, सभी अधिकारी, कर्मचारी और प्रत्येक वो व्यक्ति जो कर उद्ग्रहण का प्रत्येक सेवक, जो कर नगर पालिका की तरफ से अगर कोई टैक्स कलेक्शन के लिए लगाया गया ना, तो वो व्यक्ति भी इसमें माना जाएगा। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 66 से पठित धारा आईपीसी 1860 की धारा 21 के तहत निम्न में से लोक सेवक समझे जाएंगे, ऐसे आ जाएगा और सारे नाम दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से मेंबर, अध्यक्ष, अधिकारी, और उसके साथ साथ मेन तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये आदमी जो है ना इसको हम भूल जाएंगे कि कोई भी कर वसूलने वाला अधिकारी जो नगर पालिका के द्वारा नियुक्त किया गया है वो क्या कहलाएगा, वो लोक सेवक कहलाएगा। तो भाई आपकी जो 3 नंबर जो ये था आपका क्या बोलते हैं अध्याय, ये हो गया आपका पूरा। 4 को अगले में डिस्कस करेंगे। कार्य संचालन और वार्ड समिति का जो 3 नंबर अध्याय था हमने पूरा कर लिया। ये सारी पीपीटी और नोट्स आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और आपसे एक बार फिर जाते जाते रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।